Good morning, class 11th. Today we are going to talk chapter basic accounting terms, and the topic is written here: purchase and purchase return, sales and sales return. So various topic is written here, and this topic is very important for you and for the better understanding about the accounting terminology, because when you are going to solve any question, when you are going to make any accounting information जो भी आप बनाने जाएंगे, that's why you have used that accounting terminology. That's why you have create a better understanding about the अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी. सो अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी बाकी चीज़ें ऑल्सो हो चुकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो या लाइबिलिटीज एंड एसेट्स की बात हो. तो आई होप कि जो है आप उन सब चीज़ों को गेन किए हुए हैं, नोट्स भी बना रहे हैं. आज फटाफट बात करेंगे हम परचेज एंड परचेज रिटर्न की बात क्या होती है. व्हाट इज परचेज? In the accountancy, purchases terminology will be used when you are purchasing goods for the resale. Listen students, दो तरीके की परचेजिंग होती है बिजनेस में. एक होता है फॉर यूज करने के लिए और दूसरा होता है फॉर सेल करने के लिए. विच गुड्स इज कॉल्ड परचेज एंड विच गुड्स इज कॉल्ड नॉट परचेज. इन द बिजनेस वी आर परचेजिंग मोर टाइम्स. कई बार हम परचेज करते हैं. समटाइम्स वी आर परचेजिंग फॉर द कंजम्पशन, समटाइम्स वी आर परचेजिंग फॉर द यूज, समटाइम्स वी आर परचेजिंग फॉर द सेल. तो अकाउंटेंसी में जब भी परचेज की बात आएगी तो आप ये समझेंगे इट इज दैट परचेज विच आर परचेजिंग फॉर द रीसेल एंड फॉर द अर्निंग रेवेन्यू. पैसे कमाने के लिए अगर कोई परचेजिंग की गई है, उस सामान को बना करके बेचने के लिए कोई परचेजिंग की गई है, तो उसको क्या बोला जाता है? परचेजेज बोला जाता है. सपोज दैट मैंने आपसे पिछले वीडियो से एग्जांपल चल रहा है आपका कि आपकी पार्ले जी की एजेंसी, आप पार्ले जी के मैन्युफैक्चरर हैं, तो पार्ले जी में आप गेहूं परचेज करेंगे, आटा परचेज करेंगे, चीनी परचेज करेंगे. ये सारी चीजें जब आप परचेज करेंगे, यू आर परचेजिंग दैट गुड्स फॉर द रीसेल, यू आर परचेजिंग दैट गुड्स एंड आप उसको क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे. उसका प्रोडक्शन करने के बाद मेक अ फिनिश गुड्स एंड दैट फिनिश गुड्स सप्लाई टू द मार्केट. सो दैट परचेजिंग फॉर द जनरेटिंग रेवेन्यू. वो परचेजिंग किस लिए की जा रही है? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, सेल करने के लिए. Okay students, so if you purchase goods for the resale, that purchasing is called purchases in accounting term. ठीक है. But whenever you are going to purchase fixed assets, when you are going to purchase land, building, machinery, it will be not treated as a purchase. There are information about the purchase of land and building. You will consider only land and building. But whenever there are written purchase of goods, then you will use purchase. तो अगर जो है परचेज के बाद गुड्स लिखा है तो आप ये समझेंगे कि ये वो परचेज के बाद गुड्स लिखा, मतलब ये समझेंगे ये जो परचेजिंग हो रही है दैट इज परचेज बाय द बिजनेसमैन फॉर द रीसेल. और यू कैन से कि आप इसी का बिजनेस चल रहा है जो हम परचेज करने जा रहे हैं. लेकिन वहीं पे अगर आप मशीनरी परचेज करेंगे तो परचेज के बाद बगल बगल साफ साफ लिखा रहेगा मशीनरी. ठीक है. तो अगर आप मशीनरी परचेज करेंगे तो कभी भी अकाउंटेंसी में परचेज की टर्मिनोलॉजी नहीं यूज होगा. अगर अकाउंटेंसी में परचेज की टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, इसका मतलब ये वो परचेजिंग है जिसको हमने परचेज किया है रीसेल करने के लिए. अदरवाइज अगर आपने कोई दूसरा सामान परचेज किया है तो परचेज ना लिख करके उस सामान का नाम दिखाइए. जैसे अगर आपने लैंड परचेज किया तो बिल्डिंग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में लैंड बोला जाएगा. फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर बोला जाएगा. लेकिन अगर वहीं आपने गुड्स परचेज कर लिया तो गुड्स ना बोल करके क्या बोला जाएगा? परचेज. इन द परचेज वी रिकॉर्ड दैट परचेजेस विच आर purchased by the businessman for the resale. If the goods is coming in the items are coming in the business for the resale, that is the purchase. In your book there are information about the purchase. Listen, the term purchase is used only for the purchase of goods in which business deal. In case of manufacturing concern, goods means acquiring of raw material or the purpose of converting into finished goods. ठीक है. And it is also treated whenever sale. तो जब भी आपका सेल होगा and when you are going to purchase any goods for the manufacturing purpose, for the selling purpose, आप सामान को बनाने के लिए लाइए, बना करके बेचने के लिए लाइए, then it will be treated as a purchase. ठीक है. तो उसको परचेज बोला जाएगा. एंड नाउ व्हाट इज परचेज रिटर्न. ठीक है. बुक में आप देख सकते हैं व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर. देखो यहां पे दो बात आएगी. एक बात आएगी सप्लायर की और एक बात आएगी कस्टमर की. बेटा कस्टमर और सप्लायर में फर्क होता है. सप्लायर हु सप्लाई टू अस, कस्टमर टू whom we sold. जिसको हम बेचते हैं वो हमारा कस्टमर होता है. जहां से हम उधार लेकर के आते हैं, जहां से हम सामान लेकर के आते हैं वो हमारा सप्लायर होता है. बड़ा कौन होता है? सप्लायर. सप्लायर हमसे बड़ा, सप्लायर से छोटे हम और हमसे छोटा कस्टमर. कस्टमर हमसे लेता है, हम कहां से लेते हैं? सप्लायर से लेते हैं.
ठीक है। तो वेन एवर वी आर गोइंग टू परचेज गुड्स फ्रॉम द सप्लायर फॉर द प्रोडक्शन और फॉर द सेलिंग ऑफ गुड्स, इट इज कॉल्ड परचेज, ठीक है। एंड परचेज रिटर्न, वेन एवर परचेजेड गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर, इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। अगर परचेजेड गुड्स जो है आपने परचेज करके लाए थे, अगर आप उसको रिटर्न कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा, उसे परचेज रिटर्न बोला जाएगा। सेकंड की बात करते हैं, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, ठीक है। देखो बुक के अकॉर्डिंग सेल्स मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू एंड सर्विसेज टू द कस्टमर फॉर ए प्राइस, फॉर एग्जांपल लिसन, अब सेल्स कब बोला जाएगा, सेल्स किसे बोला जाएगा, ठीक है। इन द बिजनेस सेल्स टर्मिनोलॉजी विल बी यूज ओनली फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स। जब भी मैं गुड्स बोलूंगा बेटा, गुड्स वो होता है जिसका बिजनेस चल रहा है। अकाउंटेंसी में ना अगर गुड्स लिखा है मतलब तुम्हारा बिजनेस, अगर तुम्हारे यहाँ पार्ले जी का बिजनेस है तो पार्ले जी के बिजनेस में जितना पार्ले जी रहेगा सबको क्या बोला जाएगा, गुड्स। और वहीं पे आपने कोई और सामान रखा है, फर्नीचर लगवा रखा है, टीवी लगवा रखा है, फैन लगवा रखा है, तो वो सब टीवी, फैन या फर्नीचर या लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी बोले जाएंगे, उन्हें गुड्स की संज्ञा, गुड्स का नाउन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सेल्स में क्या होता है, इन द सेल्स व्हेन गुड्स, देखो सेल्स में क्या होगा कि सेल्स टर्म विल बी यूज व्हेन एवर योर ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर टू द अदर। जब आपके गुड्स की ओनरशिप किसी दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगी फॉर एक्वायरिंग कैश, फॉर एक्वायरिंग कुछ भी सामान या किसी और चीज को दे करके अगर आप अपने सामान का ओनरशिप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, सेल्स। लेकिन ध्यान सुनिए, बिल्डिंग का बेचना सेल नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस किसका है, आपका बिजनेस पार्ले जी का है, उसके लिए बिस्किट का बेचना सेल होगा, बिल्डिंग का बेचना नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि लैंड का बेचना आपके लिए क्या है, तो आप बोलेंगे सर लैंड का बेचना हमारे लिए सेल नहीं है, बल्कि हमारे लिए बिस्किट का बेचना सेल है। अगर मैं कह दूं आपका बिजनेस रियल एस्टेट का है तो लैंड का बेचना आपके लिए सेल हो जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट में लैंड को ही बेचा और खरीदा जाता है। तब आपके लिए बिस्किट का परचेज करना बिस्किट का परचेज बोला जाएगा, ना कि परचेज बोला या सेल बोला जाएगा। बात मेरे समझ आ गई। जिसका बिजनेस है अगर वो परचेज करेंगे, उसे सेल करेंगे तो सेल और परचेज बोला जाएगा, अदर चीजों को उसके नाम से बोला जाता है, ठीक है। एंड सेल्स रिटर्न क्या होता है, वेन एवर आवर कस्टमर रिटर्न टू अस, जब हमारा कस्टमर सामान वापस कर देता है उसे सेल्स रिटर्न बोला जाता है, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग देखो सेल्स के लिए सेम है, वेन एवर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर टू एनी वन अदर, ठीक है, एनी अदर पर्सन, या किसी दूसरे को अगर आप ट्रांसफर कर देंगे ओनरशिप किसका, गुड्स का, तो क्या बोला जाएगा, सेल्स बोला जाएगा, ठीक। आगे सेल्स रिटर्न, समटाइम्स कस्टमर whenever your goods are not according to standard, not according to quality, जैसे आपने उसको दिया था बता करके कि देखो ये चीज सही है, but if the goods are not according to standard, according to quality, then your customer will return to you, कि ये जो अच्छा नहीं इसे आप वापस कर लीजिए, then that treated as a sales return, okay। next है stock and stock in trade, स्टॉक एंड स्टॉक इन ट्रेड। व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज स्टॉक इन ट्रेड, यहां पे जहां पे ट्रेड लिखा है, ये ट्रेड का मतलब आप समझेंगे बिजनेस, ठीक है। स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअली एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग अराउंड 31 मार्च 2000, कोई भी हो सकता है, साल के अंत में इट कैन नॉट बी पॉसिबल यू आर सोल्ड योर ऑल द गुड्स, जो आपने सामान परचेज किया, ये जरूरी नहीं कि आपने सारा सामान बेच दिया हो। तो द स्टॉक विच आर लेफ्ट इन द बिजनेस बिसाइड्स ऑफ सेल, बिना सेल के अगर कोई स्टॉक आपका बच जाता है उसे क्या बोला जाता है, स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड। इसको क्लोजिंग स्टॉक की भी संज्ञा दी जाती है। मेरी बात ध्यान सुनिए, इफ द गुड्स रिमेन अनसोल्ड इन द बिजनेस दैट इज कॉल्ड स्टॉक। द गुड्स विच आर रिमेन इन द बिजनेस, जो बिजनेस में बचे हुए, जो बिजनेस में पड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, ठीक है। तो दोनों का वही है स्टॉक का। द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर द रीसेल। तो बुक में भी सेम लिखा है कि स्टॉक आर दोज गुड्स, फिर से स्टॉक आर दोज गुड्स विच वी आर परचेज फॉर रीसेल। स्टॉक आर दोज गुड्स विच वी आर परचेज फॉर रीसेल। अगर हमने पार्ले जी का सीधा पैक मंगवाया तो पार्ले जी का पूरा पैक वो हमारा स्टॉक बोला जाएगा। वहीं पे अगर पार्ले जी का मैन्युफैक्चरिंग का वर्क चल रहा है तो वहां पे जो गेहूं होगा, जो चीनी होगा, जो अदर सामान होगा, वो सारे स्टॉक बोले जाएंगे, ठीक है। द स्टॉक, द गुड्स विच वी आर परचेज फॉर रीसेल, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब, अगर ये लिख लें क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है द गुड्स और स्टॉक, द गुड्स विच
रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर। अगर ऐसे गुड्स कुछ हैं जो साल के अंत तक बचे नहीं है, मतलब बिके नहीं है, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री क्या होती है? व्हाट इज इन्वेंट्री? एक्चुअली स्टॉक वर्ड जो है, स्टॉक वर्ड आर दैट वर्ड विच वी आर यूज फॉर दोज गुड्स विच वी आर परचेज फॉर द रीसेल। बट इन्वेंट्री और स्टॉक में फर्क है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या? इन्वेंट्री जो है वो एजेंसीज या जो है ऐसी संस्था, ऐसी कंपनी के लिए होता है जो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क नहीं करते हैं। बट इन्वेंट्री जो होता है वो कंपनी के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? कंपनी। वेयर द मैन्युफैक्चरिंग वर्क आर गोइंग ऑन, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का वर्क चल रहा है वहां पे इन्वेंट्री यूज होता है। दोनों सामान ही है, दोनों स्टॉक ही है, लेकिन ये इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या फर्क है? अब देखो एग्जांपल दे दो, शायद समझ में आ जाए। पार्ले जी का आपकी कंपनी है और कोई पार्ले जी की एजेंसी ले रखा है, तो जो पार्ले जी की एजेंसी ले रखा है वो सामान को सीधे सीधे लेकर के आता है और सीधे सीधे बेचता है। तो उसके पास स्टॉक किस फॉर्म में पॉसिबल है? सिर्फ फिनिश गुड्स के फॉर्म में। फिनिश गुड्स का मतलब बना बनाया माल, चाहे वो पैकेट में हो चाहे वो बोरी में हो, उस तरीके से बचा हुआ है, तो उसको क्या बोला जाएगा? स्टॉक। जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का वर्क नहीं चलता, अगर वहां सामान बचा हुआ था स्टॉक, लेकिन जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का वर्क चलता है उसे स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं। बिकॉज इन केस ऑफ इन्वेंट्री देयर आर स्टॉक कैन बी फॉर्म इन 3 टाइप्स। 3 तरीके से स्टॉक आपको मिल सकता है। कहां पे? जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का वर्क चलता है, और वो हो जाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल का स्टॉक। जैसे बिस्किट की एजेंसी के लिए गेहूं, चीनी, ये सब चीजें क्या है? कच्चे माल का स्टॉक है। स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। ऐसा तो है नहीं कि 31 मार्च को बोरी का माल बोरी में और जो बचा बाकी सब कड़ा वड़ा सब झाड़ दिया, ऐसा तो है नहीं। आपको करना क्या है? हो सकता है कि कुछ बिस्किट अभी ऐसे हो जो भी निकल करके बाहर आए हों, कुछ अभी जो है अंदर उसमें जो है हीटर में लगे हों, कुछ बिस्किट को बाहर रखा लेकिन पैकिंग नहीं हुई हो, तो ऐसे भी स्टॉक है जो भी क्या है? अर्धनिर्मित। अर्धनिर्मित मतलब सेमी फिनिश गुड्स, जो अभी जिसने अभी जो है प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। और नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ऐसे भी स्टॉक पॉसिबल हैं जो बिजनेस में, कंपनी के केस में क्या होगा, ऐसे भी स्टॉक पॉसिबल है जिनका देखो मैन्युफैक्चरिंग भी हो चुका है, सेमी फिनिश गुड्स भी नहीं, वो ऑलरेडी बन चुके, गत्ते में सब कुछ पैक हो चुका, कार्टून में पैक हो चुका है, लेकिन अभी तक वो बिका नहीं है। तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दे आर यूजेस इन्वेंट्री इन प्लेस ऑफ स्टॉक, बिकॉज इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देयर आर स्टॉक कैन बी पॉसिबल इन 3 फॉर्म्स। फर्स्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का स्टॉक, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, अर्धनिर्मित माल या आधा जो बना हुआ है जो अभी तक पैक नहीं हुआ उसका स्टॉक, एंड थर्ड इज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो द फिनिश गुड्स में क्या रखेंगे? द स्टॉक विच आर रेडी टू सेल बट इट वाज नॉट सेल, वो बिकने के लिए तो तैयार लेकिन अभी बिका नहीं है। तो ये हो गया आपका इन्वेंट्री। डिफरेंसेस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री में सेम है। देखिए स्टॉक रिफर्स टू ओनली वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच वी आर परचेज फॉर रीसेल, बट वेयर एज इन्वेंट्री have a wide terminology. Inventory of raw material I already told you, inventory of semi finished goods, inventory of finished goods, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंसेस होंगे, डेफिनेशन के बेस पे आप जो डिफरेंसेस कॉपी में दिखा दीजिएगा। इसके बाद बात आती है ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल की। किसकी बात आती है? ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल की। अब ये ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल होता क्या है, ध्यान से देखिए। ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इस ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल की बात जो है, ओके स्टूडेंट्स, सो सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली जो है ये टॉपिक आपका लंबा जाएगा तो इस वीडियो में हो नहीं पाएगा, अदरवाइज आपका वीडियो काफी लंबा जाए, तो वी विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। अगर नहीं याद होगा तो आप मुझे याद दिलाइएगा, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल इट विल बी कंसिडर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। बाकी चीज आपको समझ में आई, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वेरी मच।